डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स की बात। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या होती है कि जब आप फुल प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के अंदर होते हैं और आप मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जब आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो रही होती है, तो जब आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अच्छा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आती किस वजह से, उसके कुछ फैक्टर हैं, उन फैक्टर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब क्या है, एज अ फर्म ग्रो दे स्पेशलाइज इन इंडिविजुअल एरिया ऑफ एक्सपर्ट्स प्रोडक्शन फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो वो बोल रहे हैं कि जब आप क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होती है, तो स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि फर्म ग्रो करती है, तो वो ज़्यादा अच्छे एजुकेटेड जो लोग पीएचडी हैं, जो लोग अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उनको हायर करती है। और जब वो अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हैं और अपने माइंड को यूज़ करते हैं, और माइंड को यूज़ करने से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कह रहे होते हैं, उसको हम इकोनॉमी ऑफ स्केल कह रहे होते हैं। ठीक है, अ फर्म ग्रो दे स्पेशलाइज इन इंडिविजुअल और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज प्रोडक्शन फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है जो ड्यू टू स्पेशलाइजेशन की। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का एक कॉन्सेप्ट है जो हेनरी फ्यूल ने भी दिया है और इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ ने भी दिया है कि जब आप लेबर को, अगर किसी एक लेबर से आप पूरी शर्ट को स्टिच करवाते हो, तो शायद उसकी इतनी एफिशिएंसी नहीं होगी, क्योंकि उसी को कॉलर लगाना है, उसी को उसके स्लीव बनाने, कटिंग करनी है, तो वो उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा। तो उसने कहा कि अगर एडम स्मिथ ने कि हम लेबर को डिवाइड कर दें, उसको एक पर्टिकुलर काम दे दें और वो सिर्फ वही पर्टिकुलर काम वो करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो एज प्रोडक्शन इंक्रीज फर्म ब्रेकअप द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड यूजिंग डिवीजन ऑफ लेबर एंड रिड्यूस द यूनिट कॉस्ट। और वो क्या करती है, अपनी यूनिट कॉस्ट को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, और वो काम को डिवाइड कर देती है। और जब बंदे को या किसी लेबर को आप एक पर्टिकुलर काम देते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर काम के अंदर वो एक्सपर्टीज आ जाती हैं, तो वो फिर मिनिमम टाइम में मैक्सिमम काम कर रहा होता है, एज कंपेयर टू के किसी और एक बंदे से आप सारा काम करवा। ठीक है, बल्क बाइंग। इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स में क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो हम बल्क में बाइंग करते हैं। जब बल्क बाइंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको डिस्काउंट ऑफर होते हैं, निगोशिएशन डिस्काउंट विद द सप्लायर एंड रिड्यूस द यूनिट ऑफ कॉस्ट। जब आप बल्क में बाइंग कर रहे होते हैं, तो आपकी जो कॉस्ट क्या हो रही होती है, मिनिमाइज हो रही होती है। आपकी कॉस्ट जब मिनिमाइज होती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। निगोशिएशन डिस्काउंट विद सप्लायर एंड रिड्यूसर यूनिट पर कॉस्ट, उसके पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, उसके कम हो जाती है, और वो आप अच्छे रेट में ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। बैंक चार्जेस लोअर इंटरेस्ट रेट एंड लार्ज फर्म बिकॉज दे आर लेस रिस्की एंड लेस लाइकली टू बी फेल टू रिपे। तो जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, उनको जो लोन, जब वो मास प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, आराम से बैंक से उनको लोन मिल जाते हैं। वो बैंक से लोन उनको आराम से क्यों मिल जाते हैं, बैंक से लोन उनको आराम से इसलिए बन जाते हैं कि वो बड़ी फर्म्स हैं और बैंक को इस बात पे बिलीव होता है कि ये लोग डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, तो उनको लोएस्ट रेट के ऊपर वो अच्छे ऑफर्स करते हैं और वो अच्छी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर सकते हैं जब लोएस्ट रेट पे। अच्छा, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमी। लार्ज स्केल्स में क्या होता है कि जब आप बल्क में डिलीवर करा रहे होते हैं तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी क्या होती है, लोएस्ट हो जाती है। क्योंकि अगर आप हम एक्सपीरियंस है थोड़ा कि अगर आप कम यूनिट को एक्सपोर्ट कर रहे हो कहीं, तो आपको कंटेनर का एक सर्टेन साइज होता है कि उससे मिनिमम नहीं बन रहा था, कि अगर स्मॉल कंटेनर भी लेंगे तो पूरा का पूरा कंटेनर आपका यूज़ होगा, चाहे उसके अंदर आप 1 रुपये की चीज़ भेजें, चाहे आप 1 लाख रुपए की चीज़ भेजें। तो जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है। तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के कम होने से आपकी टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्कूल। लार्ज मशीन यूज़ करते हैं
इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स के अंदर जब हमारी प्रोडक्शन बहुत बल्क में हो रही होती है तो डेफिनेटली जो लोग ये काम कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन भी बहुत बल्क के अंदर परचेज करते हैं। तो जब वो बल्क में परचेज करते हैं तो वो हैवी इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब ये लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो क्या करते हैं, ये बल्क में चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए हैवी इक्विपमेंट प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज मशीनरी लेते हैं और उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो खरीद सकते हैं, तो उनसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। बिग प्रोड्यूसर कैन ओन बिग मशीन एंड सेव द मनी स्पेंड टू हायर मशीन ऑफ एंड ऑन, उसको इस्तेमाल करते रहते हैं मशीन्स को एक दफ़ा परचेज कर। ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक ऑफ स्केल का प्रमोशनल इकोनॉमिक्स मतलब क्या है, जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं डेफिनेटली वो क्या करती हैं, वो एडवर्टाइजिंग की बड़ी कैंपेन को अफोर्ड कर सकती हैं। जब वो एडवर्टाइजिंग की बड़ी कैंपेन को अफोर्ड कर सकती हैं, जो बड़ी बड़ी फर्म हैं, जब वो एडवर्टाइजिंग की बड़ी बड़ी कैंपेन को अफोर्ड कर सकती हैं तो उनका सेल्स प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे वो ज़्यादा पब्लिसिटी कर कर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कमा सकते हैं, ले सकते हैं। तो जब वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कमा सकते हैं और ज़्यादा पैसे वो ले सकते हैं तो वो क्या कहलाता है, लार्ज स्केल पे कहलाता है। ठीक है। तो प्रमोशनल भी इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल उसका अपोजिट है कि इंक्रीज इन अ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट व्हेन द फर्म ऑल्टर ऑल ऑफ इट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स स्केल ऑफ आउटपुट। तो डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स क्या होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा अपना ऑप्टिमम लेवल लॉन्ग रन में भी अचीव कर लेते हैं तब भी आपको फिर अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये नहीं होता कि आप जो चाहे कर लें, जितना चाहे कर लें, आपकी कॉस्ट कम से कम होती रहेगी, ऐसा नहीं होता। एक टाइम आता है, एक पॉइंट आता है कि लॉन्ग रन में भी आपकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। जब लॉन्ग रन में आपकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ठीक है। कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाते हैं डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल्स के, आता क्यों है और इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो ये बोलें, जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत लार्ज हो जाती है, जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़ जाती है तो उनके अंदर कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। जब कंट्रोल और कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम के आने से डिफ़िकल्टीज इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इवेंचुअली लीड द इनएफिशिएंसी। जब ये आपस में कोऑर्डिनेट इतना अच्छा नहीं होता तो वो अल्टीमेटली क्या आता है उनके अंदर, अल्टीमेटली वो डिसएफिशिएंसी पे आ जाते हैं और उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है और कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन। डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या है, एलियनेस एंड लॉस ऑफ आइडेंटिटी। जो बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, वो बहुत ज़्यादा उनकी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं रहती, क्योंकि वो इतना ज़्यादा नंबर ऑफ लेबर होते हैं और इतना बड़ा प्रोडक्शन प्रोसेस होता है कि उसके अंदर उनकी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं होती। इन बिग ऑर्गेनाइजेशन वर्कर एंड मैनेजर विल फील देमसेल्फ एज अ टीनी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टार्ट लूज बिलोंगिंगनेस। और वो अल्टीमेटली क्या करते हैं, उनकी बिलोंगिंगनेस लूज होना शुरू हो जाती है कि वो उसको लूज करना शुरू कर देते हैं और उनके पास फिर वो बार्गेनिंग पावर भी नहीं रहती। और इससे क्या होता है कि उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी का फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अच्छा, एक्सटर्नल फैक्टर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर कंपनी क्रिएट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड रिड्यूस द फर्म कॉस्ट। वो क्रिएट क्या करते हैं, एक्सटर्नल वो फैक्टर होते हैं जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है और रिड्यूस द कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री लीड द लोकल यूनिवर्सिटी टू स्टार्ट अप द कोर्स रिलेटेड टू स्केल्स रिक्वायर्ड इन अ इंडस्ट्री। तो वो क्या कहते हैं कि जब इंक्रीज होती है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तो एक्सटर्नल फैक्टर भी उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स के इन्वॉल्व होने से अल्टीमेटली फ़ायदा क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसे स्टार्टअप स्किल्स कोर्स शुरू कर देती हैं कि उन्हें पता है कि इस इंडस्ट्री की मार्केट में डिमांड है। ठीक है। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल, एक्सटर्नल फैक्टर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी इंक्रीज द टोटल कॉस्ट एंड आउटपुट द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री इंक्रीज। जब वो टोटल कॉस्ट इंक्रीज होती है तो उससे बाकी इंडस्ट्री भी अपनी कॉस्ट को इंक्रीज कर देती है। एग्जाम्पल क्या है, कंपटीशन अमंग द फर्म मेक्स द रॉ मटेरियल कैपिटल एंड क्वालिफाइड लेबर क्वांटिटी एक्सपेंसिव। जैसे ही कंपटीशन बढ़ता है तो कंपटीशन के बढ़ने से अल्टीमेटली फ़ायदा कंज्यूमर को और लेबर मार्केट को होता है। तो वो एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स में आ जाता है कि फिर वो सेम लोगों की डिमांड बढ़ जाती है तो उनकी प्राइस हो जाती है। ठीक है। अच्छा,
फाइनल नोट क्या है, शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट और यू शेप कर्व होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई होता है, डिमिनिशिंग एवरेज रिटर्न एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न अप्लाई होता है। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व और यू शेप होता है इन थ्योरी बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड दिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। यू शेप इसीलिए होता है कि जब तक इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता है तो वो जब तक इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता है तो वो क्या होता है, कम हो रहा होता है और फिर एक मिनिमम पॉइंट आता है, फिर वो इंक्रीज होने लगता है। बट इन रियलिटी एक्चुअल LRS इज। अच्छा, रेवेन्यू थ्योरी क्या है, रेवेन्यू डेफिनेटली रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू इज द इनकम दैट द फर्म रिसीव फ्रॉम द सेलिंग इट्स प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। रेवेन्यू क्या होता है कि जब भी आप कोई गुड्स सेल्स करेंगे और उससे हासिल होने वाला जो पैसा है वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू। रेवेन्यू कोई भी अगर मेडिकल स्टोर अपनी मेडिसिन बेचता है, जनरल स्टोर अपने जनरल आइटम बेचता है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो लोग सेल कर रहे हैं तो वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, रेवेन्यू आती है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन, इसको भी समझना जरूरी है। टोटल रेवेन्यू क्या है, द टोटल रेवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट द फर्म रिसीव फ्रॉम सेलिंग इट्स गुड्स एंड सर्विसेज इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो भी प्राइस है और उस प्राइस पे जो भी क्वांटिटी सेल्स कर रहा है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इसको AR से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज रेवेन्यू इज अ रेवेन्यू दैट फर्म रिसीव पर यूनिट ऑफ इट्स स्केल। जो सेल्स पर यूनिट है उसको टोटल रेवेन्यू को अगर क्वांटिटी पे हम डिवाइड कर दें तो वो पर यूनिट आ जाता है। अगर हम टोटल क्वांटिटी को पर यूनिट पे डिवाइड कर दें तो वो क्या आ जाएगा, एवरेज। और एवरेज प्राइस के बराबर होता है क्योंकि बेसिकली आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जब आप प्राइस को मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी से टोटल रेवेन्यू लाते हैं, अगर टोटल रेवेन्यू को आप दोबारा से डिवाइड कर दें क्वांटिटी से तो आपकी प्राइस आ गई। ठीक है, अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल मीन्स एक्स्ट्रा, मार्जिनल मीन्स एडिशनल। Marginal revenue is the extra revenue that firm gain when it sells one more unit of product in a given time period. जैसे जैसे marginal revenue क्या है, is the extra revenue that firm gain when the sales in more unit of product. MR marginal revenue, total revenue को अगर आप जितना मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है और जितना नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज हो रहे हैं, इन दोनों के इंक्रीज को अगर डिवाइड करते हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, टोटल रेवेन्यू एंड आउटपुट, टोटल रेवेन्यू और आउटपुट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू व्हेन द प्राइस डज नॉट चेंज, हॉरिजॉन्टल रहता है। अगर प्राइस आपकी चेंज नहीं हो तो टोटल रेवेन्यू बराबर है AR बराबर होता है MR और बराबर होता है प्राइस। ये बात याद रखना, इसको हम ग्राफिकली भी आगे चल के पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या होता है कि MR बराबर होता है AR के और बराबर होता है प्राइस के। द फर्म डज नॉट हैव लोअर द प्राइस टू सेल मोर आउटपुट, और फर्म कोई भी लोअर उसको नहीं करती है, फर्म डज नॉट किसी भी लोअर प्राइस से कम पे वो सेल नहीं करती। जब लोअर प्राइस से कम पे वो सेल नहीं करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट रिटर्न पे कर रहे हैं। इफ द PED परफेक्टली इनइलास्टिक, और ये कब होता है, जब प्राइस इलास्टिसिटी उसकी क्या होती है कि वो कंपटीशन में चीज़ होती है, सब लोग सेम प्राइस पे बेच रहे होते हैं, तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी परफेक्टली क्या होती है, इनइलास्टिक। तो इसके अंदर क्या होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं कि प्राइस बराबर होता है AR के, बराबर होता है MR के। ये बात हम आगे चल के पढ़ेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन हम आगे पढ़ेंगे जब एक कांस्टेंट प्राइस पे अगर आप बेच रहे हैं तो जो प्राइस होगी वो प्राइस बराबर होगा AR के और बराबर होगा MR के, और वो बराबर डिमांड के भी होगा। द कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, और टोटल रेवेन्यू का कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि टोटल रेवेन्यू चाहे कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, टोटल रेवेन्यू चाहे कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है मगर उसका कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट और कॉस्ट का कर्व। देखो, एवरेज प्रोडक्ट हमने बोला है कि एवरेज प्रोडक्ट शुरू में बढ़ती है और फिर ग्रेजुअली क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है, जिसको लॉ ऑफ रिटर्न से है। और ये क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट है और ये एवरेज प्रोडक्ट है। ये जिस मिनिमम पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं, अगर उसको हम एग्जैक्टली नीचे ले जाएं तो हमने कॉस्ट को डिस्कस किया है कि कॉस्ट MC कॉस्ट शुरू में कम होती है, फिर एक पॉइंट आता है और बढ़ना शुरू होती है। सिमिलरली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ भी यही होता है कि वो शुरू में कम होती है, फिर एक पॉइंट आता है तो वो चेंज होती है। ठीक है, जिस पॉइंट पे आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम हो जाती है, दोनों वो लोएस्ट पॉइंट कहलाता है, और इस पे आप मैक्सिमम आउटपुट कर रहे होते हो, उसके बाद आपकी एवरेज और मार्जिनल
मार्जिनल दोनों क्या होती हैं, कम हो रही होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगे लेक्चर से, ठीक है। फाइनल अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को देखें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर हम कॉस्ट को, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर हम कॉस्ट और रेवेन्यू को कंसिडर करते हैं। अब आप यहाँ देखें, यहाँ क्वांटिटी दी हुई है, यहाँ टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है, यहाँ टोटल कॉस्ट दी हुई है, यहाँ मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है, यहाँ इकोनॉमिक प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ये जो पॉइंट होता है, अब एमआर और प्राइस इस पे कांस्टेंट होते हैं। जैसे हम मार्जिनल रेवेन्यू को देखें, यहाँ पर 888 है, तो जब हम इसको लेंगे तो ये 8 पे कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। एमसी क्या है, मार्जिनल का कॉस्ट शुरू पे 4 है, 7, 9 और 16, ये शुरू में यू शेप बनती है और फिर ऊपर जहां से ये एमआर को कट करती है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट उसका मिनिमम को बता रहा होता है। ये पॉइंट किसको बता रहा होता है, मिनिमम को बता रहा होता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ होता है, जब एमआर को एमसी नीचे से कट करे जहां से वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा होता है। यहाँ आएंगे तो यहाँ लॉस शुरू हो जाएगा और यहाँ पर प्रॉफिट 10 से कम में इतना ज़्यादा नहीं होगा, ये फर्दर उसको ले सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।